बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है जी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें हम आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका ट्रेंड क्या होता है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर क्यों होती है, ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ज़रा देखते हैं पहले आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है। आयोनाइज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इसको मतलब क्या होता है आयोनाइज। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होगी उसको क्या कहेंगे, कि जो एनर्जी देंगे किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसको क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी उसे चाहिए होती है, उससे दरकार होती है, उसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from valence shell of gaseous atom is called ionization energy। अभी वर्ड गैसियस एटम आया है, इसका मतलब क्या है कि आज़ादाना कोई एटम हो, मतलब वो किसी के साथ बाउंड ना हो, वो अकेला हो। उस एटम में से जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होगी उसको क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है जी, सोडियम है। सोडियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो इसको जो एनर्जी देनी पड़ती है वो किसके बराबर होती है जी, +496 किलोजूल पर मोल। कि इसको इतनी एनर्जी देना पड़ती है 496 किलोजूल। तो ये एनर्जी प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसको देना पड़ती है, ये एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। तो ये है कि अब इतनी एनर्जी देना पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो ये है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये एनर्जी, ये सब क्वेश्चन आता है कि एनर्जी देना क्यों पड़ती है। अब एनर्जी का इसका बारे में देखें कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब इसके वैलेंस शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अभी देखें कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनकी एनर्जी सबसे कम है, 8 वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इनसे ज़्यादा है, और जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। अभी देखें कि ये इलेक्ट्रॉन अगर 2 वाला अगर इधर से इधर जाएगा तो इसको एनर्जी क्या करना पड़ेगी, जज़ब करना पड़ेगी। ये हमने नील बोहर वाला वो एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, उसमें भी पढ़ा था। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाए 8 वाले से 1 में, तो क्या होगा, इस शेल की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वो भी क्या एनर्जी जज़ब करके जाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इधर से आज़ादाना हालत में जाएगा, मतलब फ्री हो जाएगा। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो आज़ाद इधर बाहर है, तो उनकी एनर्जी इसकी निस्बत भी ज़्यादा है। तो इसको इस मेरिट तक पहुंचने के लिए, इस एनर्जी तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को जज़ब करने का पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी हमेशा अब्जॉर्ब करता है कोई भी एटम, और फिर वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज करता है। तो ये इसकी डेफिनेशन। अब हम इसका ट्रेंड देखते हैं। अभी एक और देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, वाई द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन फर्स्ट। अब इसकी एग्जांपल देख लें। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। तो वो क्या है, उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमने पढ़ा है कि जिसके आखिरी शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगा। तो ये खारिज कब करेगा, जब ये एनर्जी जज़ब करेगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम नहीं निकल सकते। पहले क्या करता है, मैग्नीशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है, मैग्नीशियम +1 प्लस इलेक्ट्रॉन। बाद में ये मैग्नीशियम +1 ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है, और फिर ये चेंज होता है मैग्नीशियम +2 में और प्लस इलेक्ट्रॉन।
अब ये देखें कि इसको कहेंगे पहले फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और इसको कहेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब वो क्या जाता है कि इस ये वाली एनर्जी में जो है वो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ती है इस वाले में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब ऐसा क्यों होता है, अब ये देखें कि मैग्नीशियम के हमने सेल ड्रा किए हैं। अब ये देखें कि इधर क्या है, प्रोटॉन मौजूद है। प्रोटॉन भी कितने 12 है। अब पहले प्रोटॉन ये 12 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे थे और वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे उनको अपनी तरफ खींच रहे थे। लेकिन जब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में हम 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो क्या मैग्नीशियम +1 हो जाएगा। उस सूरत हाल में क्या हो जाएगा कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 1 रह जाएंगे। तो अब जो है वो प्रोटॉन वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो इनकी वैलेंस शेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इधर से जो इलेक्ट्रॉन निकालना है उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने की वजह से क्या है, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। इसी वजह से जो है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रेटर देन होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम इसका ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड इन पीरियड क्या है और ट्रेंड इन ग्रुप क्या है। बिल्कुल ईजी है, एक बार इसको समझ लें अच्छी तरह तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये जितने भी हैं सभी का ट्रेंड एक ही तरह का, और थोड़ी थोड़ी वर्डिंग चेंज करनी होती है तो वो आपका जो ट्रेंड वो हर एक का बन जाता है। ट्रेंड इन पीरियड, पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा कम होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज इन पीरियड। अब ये डिक्रीज क्यों होती है उसकी रीज़न हम देख लेते हैं। एक ग्रुप है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। अब ये ग्रुप है ऐसे थोड़ा, अभी देखें लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। अब 2 इलेक्ट्रॉन इधर 1। अब इधर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है 4, इसका 3 है, इसका 5 है, इसका 6 है। अब ये इधर 2 और इधर 2। अब इधर क्या होगा 2 और 3। अब इधर क्या होगा कि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अभी देखें कि इधर 3 जो है प्रोटॉन थे न्यूक्लियस में, इधर 4 हो गए हैं, इधर 5 हो रहे हैं। तो देखें जैसे जैसे लेफ्ट राइट जा रहे हैं न्यूक्लियस का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, बढ़ेगी। जिससे क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने से देखें कि जैसे जैसे इधर को जा रहे हैं क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है कि जो साइज है एटम का साइज कम हो रहा है। अभी इसकी एक और भी रीज़न है। फर्ज करें इधर जो है 3 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो भी 3 है। अब इधर 4 हो गए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी कितने 4 हो गए। इधर प्रोटॉन 5 है, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 5। तो ये देखें कि प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव हो रहा है। तो हम देखें कि 2 बॉडी ले लें, 2 जिस्म ले लें, तो जिसमें चार्ज ज़्यादा होंगे उनमें क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है, इसमें ज़्यादा हो रही है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव से बढ़ रहे हैं। तो ये है कि एटम का साइज़ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जैसे जैसे एटम का साइज़ कम होगा तो न्यूक्लियस की वैलेंस शेल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो जो वैलेंस शेल में इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। इसका यही हिसाब लगा लें कि एक बड़ा घर हो, घर में से वो जो चोर वगैरह है वो निकलना हो उन्होंने, तो क्या होगा, बड़ा घर होने की वजह से उनको ज़रा वो दा लगा जाएंगे, मतलब कि वो निकल जाएंगे जल्दी से। ऐसे ही होता है ना कि एक फ़र्ज़ कर लें, एक किसी का फादर है, उसके आगे उनका जो बच्चे हैं वो उनसे दूर हैं, तो उन्होंने घर से बाहर जाना हो तो वो दूर होने की वजह से वो क्या होंगे कि वो छुप के निकल जाएंगे। लेकिन क्या होगा, लेकिन अगर साइज़ कम हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा कि वो उनका ज़रा निकलना मुश्किल हो जाएगा, फिर उनको एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यही है एटम का साइज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज इन पीरियड बिकॉज एटम साइज डिक्रीज न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज अट्रैक्शन इंक्रीज देयरफॉर। अब इसमें देखिए कि शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो रहा है, सेम है, ये भी हम इसके रीजन में डाल लेते हैं। शील्डिंग इफेक्ट सेम रिमेन सेम
तो ये इसकी वजह से ये 3 रीज़न हो रही हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से निकलने के लिए। हाई मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन। टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में क्या हो रही है, बढ़ रही है। यही एक मेन इसकी रीज़न है, क्योंकि एटम का साइज़ कम हो रहा है। एटम के साइज़ के कम होने से क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पे फोर्स अट्रैक्शन बढ़ रही है। तो वैलेंस शेल में फोर्स अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब इसका हम ट्रेंड इन ग्रुप देखते हैं। ट्रेंड इन ग्रुप में हम क्या है कि यही इसके मेन पॉइंट रखें कि अगर हम इसको ज़रा रेज ना करें तो इसी को हम चेंज करके इनका ज़रा ट्रेंड इन पीरियड बनाते हैं। तो देखना ज़रा, सबसे पहले तो हम एक ग्रुप लिखते हैं हालिने की। अब इनको थोड़ा थोड़ा सा दूर करके ऐसा ना महसूस हो के इकट्ठे ही लिखे हुए हैं, पता नहीं चले कि अलग अलग एलिमेंट्स का। उसके अलावा वैसे भी कोरोना SOPs पे अमल करना है। ये देखिए 1 इसका एक शेल है। अब इधर देखें शेल्स कितने हो गए, 2 हो गए, 3 शेल हो गए। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो शेल्स बढ़ रहे हैं। जब शेल बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान क्या जो फासला है वो बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस पे क्या होगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए थोड़ी सी एनर्जी देना पड़ेगी और वो वैलेंस शेल से निकल जाएगा। तो ये क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज इन ग्रुप। ये इधर चेंज कर देने हैं, इंक्रीज इन ग्रुप। इसके अलावा क्यों इंक्रीज होती है, एटम साइज इंक्रीज। एटम का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज। ऑन वैलेंस शेल लिख दें आगे। अभी देखिए शील्डिंग फैक्ट रिमेन सेम, लेकिन देखें ऊपर से नीचे वैलेंस शेल के न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो शेल्स बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, शील्डिंग फैक्ट बढ़ रहा है, इंक्रीज। उसके बाद क्या है, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होगी, इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद निकल जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होगी उसको क्या कहेंगे, जो आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में ये बढ़ती है, क्योंकि एटम का साइज़ कम होता है, न्यूक्लियस के वैलेंस शेल के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। लेकिन ग्रुप में ये कम होती है, क्योंकि एटम का साइज़ बढ़ जाता है। साइज़ बढ़ने से क्या होगा, न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, ईजी होगा। तो ये था एक हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसका मटीरियल वीडियो के एंड पे अटैच कर दिया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।